देश में फिर से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। देश में कल 24,492 नए केस सामने आए हैं और 131 लोगों ने दम तोड़ दिया है। फिलहाल आपको बता दें, देश में 2,23,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में फिर 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में भी खतरा बढ़ता जा रहा है। पंजाब ने स्कूल बंद करके परीक्षाओं को टाल दिया है। गुजरात में बाकी के 3 T20 मैच बिना दर्शकों के ही खेले जाएंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नई बंदिशें लगाई जा रही हैं। गंभीरता इससे समझी जा सकती है कि कल प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के खतरे को लेकर बैठक करने वाले हैं। सवाल यह भी है कि ये महामारी है, फिर भी क्यों लापरवाही भारी है। जो केसेस बढ़ रहे हैं ये कुछ प्रदेशों में ही बढ़ रहे हैं। लगभग 85% केसेस 5-6 स्टेट्स के अंदर ही है और इनके बढ़ने का जो प्रमुख कारण है वो समाज में लोगों के द्वारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की गंभीरता से ना लेना है और उसकी वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सारे देश के लोग और सारी सरकारें इस बात को सुनिश्चित करें कि लोग वैक्सीन आने के बावजूद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क का ठीक ढंग से इस्तेमाल, 2 गज की दूरी, हाथों को साबुन से धोते रहना, इस काम में जरा सी भी ढिलाई ना दें। कुछ राज्यों में जो ऐसे बड़े हैं वो हमारे लिए निश्चित रूप से एक चुनौती भी है और उन राज्यों की सरकार उसमें काफी पहल कर रही है, लेकिन वहाँ की जनता को और तमाम देश के नागरिकों को यह समझना चाहिए कि हम सावधानी कभी ना भूलें, सावधानी बरतें और लापरवाही ना बरतें। कई जगह पे लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए, क्राउड्स होने लगे जहाँ पे लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, कई पार्टीज ऐसे होने लगी। तो अगर उन ऐसी स्थिति में किसी एक व्यक्ति को भी कोविड हो तो वो बहुत सारे लोगों को एकदम इन्फेक्शन फैला सकता है और एकदम जो है केसेस बढ़ सकते हैं। वैक्सीन हमारे पास एक हथियार है जो इफेक्टिव रहेगा, लेकिन वो तभी इफेक्टिव होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। अभी हम उस स्थिति पे नहीं पहुंचे हैं, इसलिए जब तक हमारे वैक्सीनेशन नंबर जो हैं ज्यादा नहीं होते तब तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि देश में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री तक फिक्रमंद हैं। नई बंदिशें अब लग रही है, लेकिन इसके जिम्मेदार लोग खुद हैं। तमाम जगहों पर नियम तोड़कर भीड़ जुट रही है। नियम कायदे ताक पर रखे जा रहे हैं। जिन राज्यों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं वहां भी जमकर लापरवाही दिख रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में सामने आए हैं और यहां पर आप हालात देख लीजिए किस तरह से लोग भीड़ जुटाए हुए हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। इवन डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं कि वैक्सीन आने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद भी आप कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करिए, लेकिन यहां वैक्सीन लगना तो दूर की बात है, बिना वैक्सीन लगवाए लोगों की भीड़ देखिए और इस भीड़ में ना 2 गज की दूरी है, ना लोगों ने मास्क पहना है, ना लोग सैनिटाइज कर रहे हैं अपने हाथों को और बेफिक्र यहां पर चल रहे हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कोरोना के केसेस बढ़ने की। मुंबई में जो लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं उसकी एक वजह ये भी है कि जो मार्केट इलाके हैं वहां पर नियमों की धज्जियां उड़ रही है। अब इस वक्त हम दादर मार्केट में मौजूद है। ये मुंबई का सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट है क्योंकि यहाँ पर ही बाहर से जो है भाजियाँ आती है और पूरे मुंबई को सप्लाई की जाती है। तो आमतौर पे यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लोग नियमों का बिल्कुल भी पालन करते नजर नहीं आएंगे। अब देखिए, 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना। सोशल डिस्टेंसिंग की आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं, कोई यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। और दूसरी सबसे अहम वजह है कि यहाँ पर मास्क जो है वो लोग नहीं पहन रहे हैं। कुछ लोगों ने जो मास्क पहना भी है तो वो अपने ठीक तरीके से नहीं पहन रहे हैं और मुंह के नीचे जो है चिन पर उन्होंने मास्क लगा के रखा है। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग इन सारे नियमों का पालन करें। यहाँ पर बीएमसी के जो मार्शल्स हैं वो लगातार आते हैं, जो है फाइन वगैरह करते हैं, लेकिन ठीक तरीके से जो नियमों का पालन करना चाहिए वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। और जिन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस आए हैं वहां के स्वास्थ्य मंत्री का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। मुंबईमध्ये लॉकडाऊनची शक्यता आम्ही कुठेही
म्हटलेलो नाही. त्याचं कारण असं आहे की मुंबईमध्ये लॉकडाऊन कधी करावा याचे काही निकष आहेत. पण हे नक्कीच आहे की मुंबईमध्ये महानगरपालिकेमध्ये 20 लाख लोकांना फाईन केलं, मास्क नाही या कारणाने, आणि 42 कोटी रुपये यामधून जमा झालेले आहेत. 8-10 डिस्ट्रिक्टों में कर्फ्यू लग चुका है और उसमें मोहाली भी हमारा शामिल है, जलंधर भी शामिल है, उसके बाद लुधियाना भी है. वो डीसी के डिस्पोजल के ऊपर है. डीसी जब चाहे, उसको लगता है कि मेरे यहाँ पे काफ़ी जो बीमारी बढ़ रही है तो वो अपनी मर्जी कर सकता है. जो गाइडलाइन जारी की गई है सरकार की तरफ से उनको फॉलो करना चाहिए. और दूसरा जो मैरिज है या दूसरे फंक्शन है या कोई और पॉलिटिकल फंक्शन है, उनको लोगों को थोड़ा कम से कम परहेज करना चाहिए. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पूरी समीक्षा की गई है. बॉर्डर के जो जिले हैं महाराष्ट्र बॉर्डर के, वहां पर भी पूरी सख्ती की गई है. वहां स्क्रीनिंग की जा रही है. इंदौर और भोपाल में भी जो इंडोर कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें भी ये कहा गया है कि 50% से ज्यादा वो ना भरें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें. मास्क लगाने के लिए भी सख्ती की जाएगी. अगर इसी तरीके से केस बढ़ेंगे तो फिर फ्यूचर में नाइट कर्फ्यू लगाने पर भी विचार करना पड़ेगा. और आइए अब आपको हम दिखाते हैं किस तरह से आंकड़े क्या बता रहे हैं, किस तरह से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं. तो आप देख सकते हैं नए आंकड़े 24,492 नए केसेस सामने आए हैं. और ये कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं. पिछले 24 घंटे में एक दिन में 131 मौत हो चुकी है. लगातार ये फिगर्स और कुल एक्टिव केस 2,23,432 हो चुके हैं अब तक के कुल एक्टिव केस. साथ ही साथ अब तक 1,58,856 लोगों की मौत हो चुकी है. अब तक इतने लोगों की जानें जा चुकी है. और जो टीके लगे हैं वो आप देख सकते हैं आंकड़ा किस तरह से लगातार. इसलिए बहुत जरूरी है, बार बार सरकार ये बात कह रही है कि आपको टीका लगाना है, लेकिन सावधानी भी साथ में बरतनी है. रुक करेंगे अगली खबर का. आपको हम बताते कि गुजरात में कोरोना के खतरे के मद्देनजर सरकार सतर्क हो गई है. बड़ा फैसला करते हुए इंग्लैंड के साथ बाकी के 3 T20 मैचों में दर्शकों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है. आपको बता दें कि गुजरात के मंत्री, हालांकि उन्होंने टीका लगवा लिया था, उसके बावजूद ये पॉजिटिव पाए गए हैं. इसीलिए आप बेहद गंभीरता से इसे लें, समझे कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो कितना गंभीर है. और इसके मद्देनजर खुद प्रधानमंत्री कल तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर से बैठक करने वाले हैं. और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, आपके खुद की है. अगर आप जिम्मेदार होंगे तो इस तरह की सिचुएशन से हम बच सकेंगे जो एक बार फिर से हमारे देश के सामने खड़े हो गए हैं. लगातार आपको हम बता दें गुजरात की आपको हम खबर बता रहे हैं जहां पर T20 मैच 3 T20 मैच होने हैं और इन सभी को बिना दर्शकों के देखा जाएगा. क्योंकि जिस तरह से यहां भी इस राज्य में आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के, उसके मद्देनजर बीसीसीआई से बातचीत के बाद इस फैसले को लिया गया है कि अब बिना दर्शकों के ही खेल यहां पर होगा. लेकिन भीड़ से बचें, मास्क पहने, कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन करें, यह बेहद जरूरी. देश के सामने नए कोरोना संकट की सबसे बड़ी वजह है महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात. राज्य में स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कुछ शहरों में लॉकडाउन या फिर आंशिक लॉकडाउन तक लगाना पड़ा है. फिर भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे. दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी. इसी फॉर्मूले पर शुरू हुई थी कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई. लेकिन ग्राफ में गिरावट आई तो लोग बेफिक्र होते गए. ऐसा लगने लगा मानो संकट पूरी तरह से समाप्त हो गया हो. और वही चूक अब बड़ी चेतावनी बनकर महाराष्ट्र के सामने खड़ी है. यहां कोरोना की तेज रफ्तार चिंता बढ़ा रही है. महाराष्ट्र में 4 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालिए. 12 मार्च को 15,817 नए केस दर्ज किए गए. 13 मार्च को 15,602 नए मामले सामने आए. 14 मार्च को यह आंकड़ा 16,620 तक पहुंच गया. हालांकि कल यानी सोमवार को फिर थोड़ी गिरावट दर्ज की गई और आंकड़ा 15,051 रहा. संक्रमण का ये ग्राफ उन 4 दिनों का है जो सबसे ज्यादा रहे हैं. ये उसी महाराष्ट्र की तस्वीर है जहां 11 फरवरी को 24 घंटे में महज 652 केस मिले थे.
अब 15,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आए दिन हो रही लापरवाही ने हालात बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नागपुर, मुंबई समेत कई शहरों में ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं, जहां खतरे के बाद भी लोग कायदा कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोग बाजारों में घूम रहे हैं जैसे कोरोना खत्म हो गया हो। मुश्किलें बढ़ी तो महाराष्ट्र सरकार ने फौरी तौर पर कदम उठा लिए। नागपुर में 21 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। पुणे में 31 मार्च तक रात 11 बजे से 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई। पुणे के सभी स्कूल कॉलेज भी 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। औरंगाबाद में 4 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन है और ठाणे में 16 हॉटस्पॉट इलाके में भी 31 मार्च तक लॉकडाउन है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या महाराष्ट्र की मुसीबत टालने के लिए लॉकडाउन ही एक उपाय बचा है। सरकार कह रही है कि कड़ाई बरती जा रही है। कोविड गाइडलाइंस नहीं पालन करने के आरोप में करीब 20 लाख लोगों पर जुर्माना भी लग चुका है। नागपुर में लॉकडाउन के बीच बेवजह सड़क पर निकलने वालों से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद हो चुकी है। लॉकडाउन के लिए पूरे शहर में नाकाबंदी लगाई गई है। पेट्रोलिंग मोबाइल्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जो भी अनावश्यक या नियम के विरुद्ध जो लोग रास्ते पे दिख रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है। वहीं राज्य सरकार लोगों से अपील कर रही है कि ढिलाई नहीं बरतें, मास्क लगाएं ताकि लॉकडाउन के हालात न बने। आणि म्हणून अशी कुठलीही कारण नाही की ज्यामुळे ताबडतोबीनं लॉकडाऊन करावं लागेल। पण हे नक्कीच आहे की मुंबईमध्ये महानगरपालिकेमध्ये 20 लाख लोकांना फाईन केलं, मास्क नाही या कारणाने, आणि 42 कोटी रुपये यामधून जमा झालेले। इन सब के बीच राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। इसके मुताबिक 31 मार्च तक राज्य के सभी दफ्तर, मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट 50% क्षमता में ही काम करेंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं होगी। शादी में 50 से ज्यादा मेहमानों की इजाजत नहीं है। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही कोरोना पीड़ितों के हाथ पर स्टाम्प भी लगाने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। जरूरत इन कोविड नियमों को सख्ती से पालन करने की है। साथ ही मार्केट में भीड़ कंट्रोल करना बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हालात सुधरने की उम्मीद इसके बगैर नहीं की जा सकती। पुणे से पंकज खेलकर और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई सामने आ रही है आपको, क्योंकि वहां पर दिलचस्प हो गई है पूरी की पूरी लड़ाई। बीजेपी की तरफ से स्वपन दास गुप्ता के चुनाव लड़ने पर टीएमसी ने कड़ा एतराज जताया है। आपको बता दें, दास गुप्ता राज्यसभा में मनोनीत सांसद हैं। टीएमसी का कहना है कि ऐसे में वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उधर दास गुप्ता ने आज तक से कहा है कि नॉमिनेशन से पहले सारे मामले सुलझा लिए जाएंगे। बीजेपी ने उनको हुगली की तारकेश्वर सीट से उम्मीदवार बनाया है। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा बांकुड़ा से लाइव है। आज यहां भी रैली होने वाली है। अनुपम, एक तो रैली के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे ही, लेकिन ये दास गुप्ता को लेकर जो इस वक्त घमासान मचा हुआ है टीएमसी और बीजेपी के बीच, इसमें क्या कहता है संविधान, क्या कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस? जी देखिए, बहुआ मोइत्रो ने कल ट्वीट किया था। ट्वीट में ही उन्होंने दावा किया है कि जो संविधान का 10वां शेड्यूल है उसमें कहा गया है कि शपथ लेने के 6 महीने के बाद इस तरह की अगर घटना होती है तो उसे डिस्क्वालीफाई करना होगा। और इसी का हवाला देते हुए टीएमसी की ओर से अपर हाउस जो है वहां पर स्वपन दास गुप्ता के नॉमिनेशन को रद्द करने की मांग की जाने वाली है। और ये जो है संविधान का क्षेत्र है। हालांकि इसमें जो बीजेपी के स्वपन दास गुप्ता से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जितने भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व कर लिए जाएंगे, लेकिन एक तो समस्या है, जो समस्या है उस पर विचार होना होगा, उस पर बातचीत होगी, अपर हाउस निर्णय करेगा कि क्या करना है। लेकिन इस पर जो राजनीति हो रही है वो कल से एक जो राजनीति शुरू हुई है डिस्क्वालिफिकेशन की, क्योंकि कल शुभेंदु अधिकारी ने मांग की है कि ममता बनर्जी का जो नॉमिनेशन हुआ है नंदीग्राम में, उसमें उन्होंने कई मामले छुपाए हैं और ये जो मामले छुपाए गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि बंगाल में सियासी रण चरम पर है। सोमवार को भी बीजेपी और टीएमसी के दिग्गजों की रैलियों में दोनों ओर से जमकर एक दूसरे पर सियासी हमले हुए। ममता की चोट से लेकर सियासी हत्याओं के मामले उठे। আমি হয়তো বেরোতেই পারবো না এই ভাঙা পানি
কিন্তু আমি নির্বাচনের সময় আমি মনে করি আমার শরীরে যন্ত্রণা আছে, কিন্তু আমার যন্ত্রণার থেকেও সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা অনেক বেশি। ममता जी के पैर में चोट आई, देखा है ना आपने, चोट आई। अब ये तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। मगर दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हील चेयर में घूमती है। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं, इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है। बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब मिले। কয়লা শিল্প বিক্রি করে দিচ্ছ, কয়লা শিল্পীরা কোথায় যাবে? কয়লা শ্রমিকরা কোথায় যাবে? কোল ইন্ডিয়া, বিসিসিএল, ইসিসিএল স্টিল বন্ধ করে দিচ্ছ, বিএসএনএল বন্ধ করে দিচ্ছ, রেল বিক্রি করে দিচ্ছ, এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি করে দিচ্ছ, ব্যাংক বিক্রি করে দিচ্ছ, সেল বিক্রি করে দিচ্ছ, নোটবন্দি করে অনেক টাকা কামিয়েছো। সেই টাকা দিয়ে কামিয়েছো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা। আর লোককে ভিক্ষা দাও ইলেকশনের সময় 500 টাকা, 5000 টাকা। ওই টাকার মূল্যের বদলে এবার ওদের বিরুদ্ধে ভোট দিন, ভোট দিয়ে নিজেদের একদম প্রমাণিত করুন। बंगाल में 10 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ, तुष्टीकरण, हिंदुओं के और आदिवासियों के त्योहार मनाने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़े, इस प्रकार की स्थिति और मारपीट और गुंडागर्दी ने पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर रख दिया है। सुभाष बाबू हो चाहे खुदीराम बोस हो, वो बंगाली ही थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता लड़ाई को एक नई ऊर्जा दी। वंदे मातरम के गान ने पूरे भारत को एकजुट करने का काम किया। वही बंगाल आज गुंडा राज के अंदर लिप्त होकर रह गया है। बीजेपी के একটি ভোটও দেবেন না, আর ওদের যে 800-500 যা যা আছে একটাও ভোট দেবেন না। কংগ্রেসকে তো দেবেনই না, এখানে বিজেপির দালালি করে, শুধু এখানে বিজেপির দালালি করে যায় কংগ্রেস আর সিপিএম। জগাই মাহাই গদাই, সিপিএম হচ্ছে জগাই, কংগ্রেস হচ্ছে মাদাই বাংলায়, আর বিজেপি হচ্ছে গদাই। তিন ভাই ভাই, আমরা বলি বাংলাতে স্থান নাই, চাই না, চাই না, বিজেপি কে চাই না। বিদায় দাও, বিদায় দাও, बीजेपी के विदाई दाओ। बंगाल की रेवेन्यू, कोयला चोरी हो रही है, गौ माता की तस्करी हो रही, घुसपैठ हो रही है। आप मुझे बताओ, बंगाल में घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या आप मानते हैं, क्या आप मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार घुसपैठ रोक पाएगी? मानते हैं क्या? जोर से बोलिए, मानते हैं क्या? तो मित्रों, जो सरकार घुसपैठ न रोक पाए वो सरकार का कोई काम नहीं। তোমরা যতই চেষ্টা করো, আমি যতদিন আমার এই গলার শ্বাস আছে, হৃদয় চলবে, তোমরা আমার কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারবে না। তোমাদের বিরুদ্ধে আমার লড়াই চলবে এবং চলছে। তার কারণ আমি জানি আমাকে আক্রমণ করলে আমার মা বোনেরা হাতা খুন্তি দিয়ে জবাব দেবে রান্না করতে করতে। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, कोई आदिवासी माता को, बहन को, कोई आदिवासी भाई को अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए 100 रुपया नहीं देना पड़ेगा। आपके घर पर अधिकारी सर्टिफिकेट देंगे। सिंडिकेट बनाई है,
कट मनी लिया जाता है। अरे ये तो छोड़िए, अम्फान के अंदर जो मदद मोदी जी ने भेजी थी उसको भी तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खा गए। और आपको आज की रैलियों के बारे में आपको बता दें कि बंगाल में सियासी घमासान और तेज होता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है, रैलियों का रेला बढ़ता जा रहा है। आज बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पुरुलिया में रैली करेंगे, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बांकुड़ा में होंगे, बिशनपुर में रहेंगे, जबकि सीएम ममता बनर्जी बांकुड़ा में ही होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बंगाल में प्रचार करेंगे। बीजेपी का दावा है कि इस बार लड़ाई में उनका हर दांव भारी पड़ने वाला है। टीएमसी कह रही है कि विरोधी मुंह की खाएंगे और दबे पांव लौट जाएंगे। शाह कह रहे हैं कि उनकी पार्टी सोनार बांग्ला का सपना साकार करेगी। परिवर्तन का जो माहौल है उसको बढ़ाने का काम किया, मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। ममता बोल रही हैं, बाहर से आए लोग बंगाल को बर्बाद कर देंगे। বিজ্ঞান সিটটা তখন খালি ছিল কি ছিল না, তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম নন্দীগ্রামে যদি আমি দাঁড়াই কেমন হবে। আমি দেখলাম আপনারা কি বলেন, তো আপনারা বললেন খুব ভালো হবে। মনে রাখবেন আমার দু চোখ নন্দীগ্রাম। আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না को নন্দীগ্রাম। इतनी तलखी, इतना गुस्सा, बंगाल चुनाव में इन दिनों सब कुछ दिख रहा है। भ्रष्टाचार, हिंसा, भाई भतीजावाद का मुद्दा हावी है, तो जय श्री राम बनाम दुर्गा पर भी दंगल हो रहा है। मुद्दों की ऐसी लड़ाई में आज मुकाबला जोरदार है। एक तरफ बीजेपी के दिग्गजों की टीम चुनाव प्रचार में ताकत झोंकने जा रही है, तो दूसरी ओर ममता मोर्चे पर डटी हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद बांकुरा के विष्णुपुर में और कोतुलपुर में रैली करने जा रहे हैं, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 3 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। लेकिन सबकी नजरें टिकी हैं यूपी के सीएम योगी पर, और इन सब के बीच ममता बनर्जी बांकुरा के मेजिया में रैली करने वाली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर आज बंगाल दौरे पर हैं। आज वो पहले पुरुलिया में रैली करने वाले हैं, फिर बांकुरा और आखिर में मेदिनीपुर में सभाओं को संबोधित करेंगे। चुनावों की घोषणा के बाद से योगी का ये दूसरा बंगाल दौरा है। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने मालदा से चुनावी प्रचार का शुभारंभ किया था। मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचे थे सीएम योगी और लव जिहाद को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहाँ की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को। उम्मीद है मुख्यमंत्री योगी का ऐसा ही तेवर आज फिर दिखेगा, लेकिन टीएमसी तो खेला होबे में व्यस्त है। कमान ममता के हाथों में है। जुबां पर बंगाल को बांटने की साजिश जैसे गंभीर आरोप और निशाने पर है बीजेपी। व्हील चेयर के सहारे ममता वोटरों के बीच पहुंच रही हैं, जहां वो बेहिचक लोगों से मिल रही हैं। अपने चोट पर सहानुभूति की वोट बटोरने की जुगत में लगी ममता की ये तस्वीर दुर्गापुर में दिखी। ये सियासत का ममता वाला अंदाज है। ममता खुद नंदीग्राम से नामांकन पर्चा दाखिल कर चुकी हैं। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी टक्कर देने में जुटे हैं। आज वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं। जीत किसकी होगी ये तो 2 मई को ही साफ हो पाएगा। पौलमी साह के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।